नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जायसवाल कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। भाई सभी कनेक्ट कर लीजिए, फिर शुरुआत करेंगे आज के अपने सेशन, आज के अपने क्लास की। कैसे हैं आप सब? आई होप बेहतर होंगे और आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे ना भाई। तो एक बार सेशन को आप लोग लाइक करके आपके जो साथी मित्र दोस्त हैं सबके पास एक बार ही शेयर कर दो कि सर आ चुके हैं। देन हम लोग सेशन को कंटिन्यू करते हैं और हम अपने लेक्चर की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए जो आपके दोस्त हों, साथी हों, सबके पास। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपनी चर्चा, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए मेरे भाई, मैंने पिछली क्लास के अंदर क्या क्या आपको बता दिया है। पिछली क्लास के अंदर हमने ये समझा था कि बीएनएस क्या है, आईपीसी क्या है, कब ये इन्फोर्स हुआ, राष्ट्रपति द्वारा या प्रेसिडेंट द्वारा असेंट कब मिला ना। उसके बाद हमने ये समझा था कि बीएनएस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं। बीएनएस के अंदर हम अपराध के विषय में पढ़ते हैं। कुल मिला के अपराध से संबंधित प्रावधान बीएनएस के अंदर दिया गया है। बीएनएस कहता कि अगर आप अपराध करते हो, अपराध करने का मतलब कि आप कोई विधि विरुद्ध कार्य करते हो, मतलब ऐसा कोई काम करते हो जिसको कानून ने मना किया है, बोला भाई ये काम नहीं करना आपको, फिर भी आप उसके विरुद्ध कोई काम करते हो, तो ऐसा काम मेरे भाई अपराध माना जाएगा। ऐसे काम को क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जो ऐसा काम होगा ना वो अपराध कहा जाएगा। अच्छा जी, अपराध कहा जाएगा, ये बात तो बड़ी सही है। तो क्या कोई व्यक्ति अपराध अगर करेगा, ऐसा कृत्य करेगा जो विधि द्वारा निषेध है, तो क्या होगा? तो प्यारे साथी, विधि उसको दंड देगी। कुल मिला के जो कानून है वो उसको दंड देगा, लॉ के द्वारा पनिशेबल होगा ये आपको याद रखना है। ठीक। अच्छा जी, ये तो रही बेसिक सी बातें। और हमने कल की ही क्लास में समझा था कि क्राइम के क्या इसेंशियल एलिमेंट हैं, जिसके अंदर एक मानव, उसके द्वारा किया गया गलत कार्य ना, उसके द्वारा दोषपूर्ण कार्य, मेंसरिया, और उसके बाद कहेंगे सर हानि, और फिर उसके बाद पनिशमेंट। जैसे प्रमुख आपको आवश्यक तत्वों के बारे में मैंने कल बताया था कि भाई ये जो है क्राइम के प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। इसके बाद मैंने आपको अपराध से संबंधित ये भी समझाया था कि अपराध के कितने चरण हैं। याद है आपको? मैंने आपसे बात की थी, बताइए स्टेज ऑफ क्राइम, कितने स्टेज ऑफ क्राइम हैं, अपराध के कितने चरण हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप संख्या मेंशन कर दीजिए कि अपराध के कितने चरण हैं। 2, 3, 4, 5, 6, बताओ जल्दी से। सारे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएं कि अपराध के कितने चरण हैं, कल मैंने आपको सिखाया था। ठीक, तो बताइए। बहुत बढ़िया भाई, संख्या आनी शुरू हो चुकी है। ओके ओके, चलिए बेहतरीन। तो जो बच्चे 4 बता रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। स्टेज ऑफ क्राइम कितना? 4 स्टेजेस में क्राइम आपका होता है। स्टेज ऑफ क्राइम की बात करें तो कितना मेरे भाई? आप कहेंगे कि सर स्टेज ऑफ क्राइम के बारे में अगर आप बात करोगे तो टोटल 4 स्टेज होते हैं। 4 स्टेज में पहला आपने कहा सर इंटेंशन, मतलब कि भैया एक आशय का होना जरूरी है। यानी जब भी अपराध होगा तो उसके पीछे एक आशय होगा, मतलब बिना कारण के मेरे भाई अपराध नहीं होगा, बिना कारण बिना आशय के अपराध नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अपराध जब भी होगा तो कोई ना कोई एक दुराशय होगा, एक कह सकते हैं आशय का होना जरूरी होता है। अपराध होने के लिए आशय का होना जरूरी है। अब आशय का होना जरूरी है, ये क्या मतलब, इस चीज का क्या है? आशय का मतलब यहाँ पे इंटेंशन की बात है। इंटेंशन यही बताता है कि व्यक्ति किसी के बारे में अगर गलत भावना रखता है, ठीक, और कह सकते हैं उस व्यक्ति के बारे में उसके दिमाग में एक आशय उत्पन्न होता है, तभी व्यक्ति क्या करता है? आप कहेंगे सर क्राइम करता है। बिल्कुल। अब इंटेंशन हो गया, सबसे पहले आशय। अब आशय दिमाग में आ गया कि मन में बन गया कि फला व्यक्ति को जो है हमें
जान से मारना है या फला व्यक्ति की चीज को, कोई चीज है उसकी चोरी करनी है, इसका आशय माइंड में बन गया। अब माइंड में आशय बन जाएगा तो क्या होती है, आप कहेंगे तब प्रिपरेशन की जाती है। प्रिपरेशन का मतलब मेरे भाई आप कहेंगे तैयारी होती है। अब भाई मान लीजिए तैयारी भी हो गई, तो सर आप कहेंगे अब तैयारी हो गई है तो अब अटेम्प्ट किया जाएगा। अटेम्प्ट का क्या मतलब होगा मेरे भाई, आप कहेंगे प्रयास किया जाएगा। अटेम्प्ट यानी प्रयास किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा मेरे भाई, आप कहेंगे कि अटेम्प्ट होने के बाद, क्या मैंने कहा इंटेंशन होगा, प्रिपरेशन होगा, अटेम्प्ट किया जाएगा। अटेम्प्ट होने के बाद मेरे भाई कार्य का निष्पादन होगा, जिसको क्या कहेंगे, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ना। क्या हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, यानी कार्य का निष्पादन हो जाएगा। अब जब कार्य का निष्पादन हो जाएगा, एक्सक्यूशन ऑफ वर्क यानी कार्य का भैया निष्पादन हो जाएगा। अब कार्य का निष्पादन होने के बाद मामला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मामला क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिला के इतने चरण अगर व्यक्ति ने फॉलो कर लिए तो उसने क्या कर दिया, फिर अपराध कर दिया। अपराध कर दिया। और किसी व्यक्ति ने अगर अपराध कर दिया तो इसकी सजा का प्रावधान कहां पे होगा, सजा का प्रावधान हमारे भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंदर है। ठीक, तो मतलब अपराध हो गया तो जाहिर सी बात है उसके लिए सजा का प्रावधान होगा, व्यक्ति को क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। बिल्कुल सही है आप सब, बहुत बढ़िया भैया। जिन भी बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताया है बिल्कुल सही है, जैसे नेहा, शिवा, अमरीश, अमर, और भी बच्चे हैं, कौन कौन है भैया, ऋषिका, माही, रितिका ना। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, आप सबने बेहतर उत्तर दिया है। ठीक, स्टेज ऑफ क्राइम कल हमने इसको समझ लिया था। आज हम लोगों को स्टार्ट कहां से करना है मेरे भाई, प्रिलिमिनरी से स्टार्ट करना है। ठीक, प्रिलिमिनरी। अब वो प्रिलिमिनरी होता क्या है मेरे भाई, इस चीज को समझते हैं। तो आप बोलते हैं प्रारंभिक। प्रारंभिक, अब ये प्रारंभिक है क्या मेरे भाई, प्रारंभिक का मीन्स यहाँ पे है प्रारंभिक। अब देखिए स्टार्ट कहां से होगा हमारा बीएनएस, वही हमारा प्रिलिमिनरी है। बीएनएस 2023 की स्टार्टिंग ही मेरे भाई प्रिलिमिनरी कही जाएगी। अब प्रिलिमिनरी के अंदर सबसे पहले हम क्या समझेंगे मेरे भाई, हम समझेंगे सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1, हाँ जी, जिसको आप धारा 1 बोलते हो, हम धारा 1 की बात कहेंगे। अच्छा मेरे भाई एक सवाल है कि धारा 1 क्या बताता है। ठीक, धारा 1 बताता क्या है, ये मेरा सवाल है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे। आपको क्या लगता है कि धारा 1 जो है वो क्या बात बताती है। इस सवाल को पूछने से पहले मैं ये पूछूंगा कि बताइए जो धारा 1 है उसमें कितने क्लॉज हैं ना। क्लॉज आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना, हर क्लॉज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसा नहीं आपको माइंड में रखना है कि भाई कोई क्लॉज हम नहीं पढ़ेंगे किसी सेक्शन का तो तब भी सब सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सारे क्लॉजेस पढ़ने पड़ेंगे, सारे क्लॉजेस समझने पड़ेंगे, तभी मजा आएगा आपको। ठीक, तो भैया जो हमारा सेक्शन 1 है, धारा 1 है, ये टोटल हमारा 6 क्लॉजेज में डिवाइड है। 6 क्लॉजेज में डिवाइड है। अभी इसको हम लोग पूरा पढ़ेंगे कैसे, 6 क्लॉजेज में डिवाइड करके। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया दोस्त, और इसके बाद 6 हो गया।
अब देखिए पहला जो क्लॉज है सेक्शन 1 का क्या बताता है, तो पहला क्लॉज कहता है कि भाई बीएनएस के संक्षिप्त नाम के बारे में, ठीक, बीएनएस का संक्षिप्त नाम क्या होगा इसके विषय में बताता है पहला क्लॉज, इसके विषय में संक्षिप्त नाम के विषय में, जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम के विषय में बताता है। ये पहला खंड आपका बताता है, ठीक। इसके बाद दूसरा खंड मेरे भाई क्या बताता है, दूसरा खंड कहता है कि प्रारंभ कब होगा, ठीक, प्रारंभ की बात करता है दूसरा खंड। प्रारंभ को इंग्लिश में आप क्या कहते हैं मेरे भाई, इंग्लिश में कमेंसमेंट बोलते हैं, ठीक, लिख लीजिए इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कहेंगे इंग्लिश में ये जो है कमेंसमेंट बोला जाता है, प्रारंभ, ठीक। अब देखिए संक्षिप्त नाम की बात करोगे तो इसका संक्षिप्त नाम क्या है, आप कहेंगे सर भारतीय न्याय संहिता, न्याय संहिता, इंग्लिश में भी इसको ऐसे ही लिखोगे भारतीय न्याय संहिता 2023, इंग्लिश में भी लिखेंगे, इंग्लिश में भी सेम आप ऐसे ही लिखोगे कि भैया भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक। अब इसके बाद कमेंसमेंट की बात है, दूसरे क्लॉज में किसकी बात है, कमेंसमेंट की यानी प्रारंभ की। देखिए प्यारे साथी, अगर प्रारंभ की हम बात करें तो यह संहिता उस तिथि से लागू होगी जिसे केंद्र सरकार कह सकते हैं राजपत्र के द्वारा अधिसूचना में नियुक्त करती है, यानी जब कह सकते हैं ऑफिशियल गजट जो है पेश किया जाता है, ऑफिशियल गजट जब प्रस्तुत होता है उसी तिथि से ये लागू मानी जाएगी, ठीक, जब से अधिसूचना द्वारा कह सकते हैं नियुक्त करेगी, ठीक। तो ये संहिता उस तिथि पर लागू होगी कब, जब कह सकते हैं जिसे केंद्र सरकार राजपत्र यानी ऑफिशियल गजट में अधिसूचना द्वारा नियुक्त करेगी तब से ना, इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, कौन सी डेट, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंटेड बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट, ठीक। मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी मेरे भाई केंद्र सरकार है, सरकार है, अब जो केंद्र सरकार है ये अपने किसमें सर, गजट में, या आप कह सकते हैं राजपत्र में, राजपत्र में, राजपत्र में कह सकते हैं अधिसूचना द्वारा जो डेट नियुक्त करेगी, जो तिथि नियुक्त करेगी, राजपत्र द्वारा जो तिथि मेरे भाई या आप कह लो डेट जो है केंद्र सरकार नियुक्त करेगी, उसी डेट से क्या माना जाएगा कि ये संहिता कमेंसमेंट है यानी प्रारंभ है, ठीक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा तीसरा क्लॉज है, तीसरा क्लॉज क्या बताता है, तीसरा क्लॉज मेरे भाई क्षेत्रीय एवं अतिरिक्त क्षेत्रीय जो सीमा है उसके विषय में बताता है। इट मीन्स टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशंस के विषय में ये प्यारे साथी बताता है। क्या कहता है, तो ये कहता है कि यह संहिता उन सभी अपराधों पर लागू होगी जो भारत के भीतर किए गए हैं, साथ ही यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर रहकर ऐसा कार्य करता है जो संहिता के अनुसार अपराध है, तो जिस पर कह सकते हैं भारतीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र बनता है, तो उस पर भी ये संहिता मेरे भाई लागू होगी। मतलब दिस संहिता अप्लाइज टू ऑफेंस कमिटेड विद इन इंडिया ना, जो भी इंडिया के अंदर ऑफेंसेस कमिट किए गए हैं, अपराध कमिट किए गए हैं, उन पर लागू होगी। साथ ही साथ इट आल्सो अप्लाइज, मतलब ये आपका आउटसाइड भी, आउटसाइड इंडिया बोलो, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आप बोलो, जहां पर कह सकते हैं संहिता प्रभावी है, वेयर लॉ हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर द ऑफेंस, मतलब उस आपका अपराध के लिए जहां तक ज्यूरिडिक्शन है वहां तक ये जो संहिता है यानी बीएनएस जो है वो प्रभावी होगा, ठीक। मतलब
टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन के विषय में ये बताता है। तीसरा जो सेक्शन है हमारा, मतलब तीसरा सबसेक्शन क्या बताता है मेरे भाई? आप कहेंगे तीसरा सबसेक्शन क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय सीमाओं के बारे में बताता है। क्या बताता है? क्षेत्रीय और अतिरिक्त क्षेत्रीय। क्षेत्रीय के विषय में बताता है। इट मीन्स आप कहेंगे टेरिटोरियल, लिख लीजिएगा। क्या मेरे भाई? आप कहेंगे टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल के विषय में बताता है। कहता भाई ये जो संहिता है, ये संहिता कहाँ प्रभावी होगी? कहेंगे भारत के अंदर, भारत के भीतर कोई अपराध किया जाए, भारत के भीतर कोई अपराध हो वहां पर प्रभावी होगी। साथ ही साथ ये संहिता भारत के बाहर, भारत के बाहर जहां क्या है मेरे भाई? क्षेत्राधिकार है। क्षेत्राधिकार का मतलब ज्यूरिडिक्शन है, ज्यूरिडिक्शन है, वहां भी भैया प्रभावी होगी। अगर वहां अपराध होता है तो वहां भी यह संहिता क्या होगी मेरे भाई? आप कहेंगे प्रभावी होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुल मिला के ये जो संहिता है आपकी, वो भारत के भीतर भी प्रभावी होगी, भारत के बाहर भी प्रभावी होगी, जहां भी क्षेत्राधिकार है। इट मीन्स जहां भी ज्यूरिडिक्शन है। ठीक, राइट? क्लियर है इतनी बात? बताइए, क्लियर? तो ये आपका तीसरा क्लॉज कहता है मेरे भाई, तीसरा क्लॉज ये बात कहता है। तो नोट करिए, फिर हम चौथे, पांचवें, छठवें सभी क्लॉजेस पर बात आपसे करते हैं। यहां पे अगर आप समझे तो यहां कुल मिला के यदि कोई व्यक्ति जो है भारत के बाहर अपराध कर रहा है तो बीएनएस 2023 के अनुसार उसे दंड मिलेगा। सॉरी, भारत के भीतर अगर है, भारत में कोई व्यक्ति है, वो अगर कोई अपराध कर रहा है तो बीएनएस के अकॉर्डिंग उसको दंड मिलेगा। दूसरी बात कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठा है और ऐसा अपराध करता है जिसका प्रभाव भारत में पड़ता है, तो उस पर अगर कह सकते हैं भारतीय न्यायालयों का क्षेत्राधिकार है, तो ऐसे मामले में उसके विरुद्ध कार्रवाई बीएनएस के थ्रू ही की जाएगी। मतलब जो भारतीय न्याय संहिता है इसी के थ्रू ही कार्रवाई का प्रावधान होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भाई कोई अगर भारत के बाहर से भी अपराध कर रहा है, ठीक, और प्रभाव मतलब कोई अपराध कर रहा है भाई, उसका प्रभाव भारत में पड़ रहा है, तो ऐसे मामले में अगर वहां पर क्षेत्राधिकार हमारा लगता है, ज्यूरिडिक्शन हमारा लगता है मेरे भाई, तो ऐसे मामले के अंदर क्या है? बीएनएस प्रभावी होगा। ठीक, क्लियर है मेरी बात? बताइए। ओके, हाँ जी, सभी क्लासेस ही, बिल्कुल बिल्कुल। यूट्यूब पे हाँ, आप किसी भी फोन से देख सकते हैं, डोंट वरी, इसके लिए जरूरी नहीं है आपका। ठीक, और सेशन को एक बार लाइक कर दो भाई धुरंधरो। देख बहुत ज्यादा लोग रहे हैं, वो लाइक बहुत कम लोगों का है, तो समझ नहीं आता क्या सीन है आपका। सेशन एटलीस्ट आप देख रहे हो तो आप ही के लिए तो पढ़ा रहा हूँ ना। अगर समझ आ रहा है तो लाइक कर दो, नहीं समझ आ रहा तो बता दो हमको कि हमको नहीं समझ आ रहा, हमको नहीं पढ़ाई करनी, हमको नहीं पढ़ना है। ठीक, जबरदस्ती थोड़े ना है। ओके, क्लियर है? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप कहेंगे सर 3 क्लॉजेस तो आपने बता दिए, 3 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, चौथे क्लॉज को समझते हैं। मेरे भाई चौथा क्लॉज क्या बताता है? 4th नंबर का क्लॉज क्या कहता है? देखिए 4th नंबर का क्लॉज कहता है, या आप क्लॉज बोले या सब सेक्शन बोले, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक, या मैं उपधारा कहूं
इसका भी मतलब सेम है। याद रखिएगा, भारत के बाहर किए गए अपराध का भारत में विचारण के विषय में आपका चौथा क्लॉज या चौथा सबसेक्शन कहता है, यानी ट्रायल इन इंडिया फॉर ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो इंडिया के बाहर किए गए अपराध हैं उनके लिए भारत में विचारण के बाद चौथा क्लॉज आपका कहता है कि यदि कोई व्यक्ति भारत के बाहर अपराध करता है लेकिन भारतीय कानून के अनुसार उसका भारत में विचारण किया जा सकता है, तो ऐसे माना जाएगा कि मानो वो अपराध भारत के भीतर ही किया गया है। ठीक, अर्थात अगर मैं आपसे बोलूं तो जो भारतीय न्यायालय हैं उस अपराध की सुनवाई कर सकते हैं, भले ही अपराध कहाँ हुआ हो। आप कहेंगे भले ही अपराध विदेश में क्यों ना हुआ हो, यानी अपराध विदेश में हुआ है फिर भी अगर भारत में उस अपराध का विचारण किया जा सकता है। सपोज दैट एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं तो स्थिति चौथे क्लॉज की क्लियर हो जाएगी। सपोज दैट एक कोई अंग्रेज है जो ए है और भारत में रहने वाले कोई भारतीय है बी को एक पत्र लिखता है। क्या कर रहा है? एक अंग्रेज ए है वो बी को पत्र लिख रहा है मेरे भाई। ठीक, ए अंग्रेज है, ये भारत में रहने वाले कोई व्यक्ति बी को पत्र लिख रहा है जिसमें उसने कह सकते हैं कुछ भी, सपोज दैट कि 10,000 देने का वादा किया, 10,000 देने का वादा किया और बाद में ए अपने देश लौटकर धोखा देने के उद्देश्य से उस पत्र में एक जीरो और जोड़ देता है। क्या कर देता है भैया? धोखा देने के उद्देश्य से एक जीरो और जोड़ देता है जिससे राशि कह सकते हैं 10,000 से 1,00,000 हो जाती है। तो बी उस पत्र पर विश्वास कर लेता है। यद्यपि ए ने क्या करी है? जालसाजी विदेश में की, फिर भी उसे कह सकते हैं उसके विरुद्ध भारत में मुकदमा चलाया जा सकता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर है? क्लियर मेरे भाई? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुल मिला के भैया अगर क्राइम बाहर कमिट हो रहा है और उसका प्रभाव भारत में पड़ रहा है तो भारत में उस मामले का विचारण किया जा सकता है। कुल मिला के ऐसे मामले का ट्रायल भारत के अंदर किया जा सकता है, यही बात उपधारा 4 बताती है। तो लिख लीजिए, भारत के बाहर किए गए अपराध का भारत में विचारण, भारत के बाहर किए गए अपराध का भारत में विचारण, भारत में विचारण इसको आप कैसे बताएंगे? ट्रायल इन इंडिया फॉर ऑफेंसेस कमिट आउटसाइड इंडिया। ठीक, ट्रायल इन इंडिया, ट्रायल इन इंडिया फॉर ऑफेंसेस फॉर ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, कमिटेड आउटसाइड इंडिया। राइट, तो ये बात आपको मेरे भाई याद रखनी है। ठीक, ये बात आपको क्या करनी है? याद रखनी है भाई, भारत के बाहर किए गए अपराध का भारत में विचारण हो सकता है। ठीक, इस बात को याद रखिएगा। भले ही अपराध विदेश में क्यों ना हो बट उसका विचारण कहाँ हो सकता है? भारत के अंदर, इंडिया में हो सकता है। ठीक, अब इसके बाद अगला क्लॉज क्या हमें बताता है? पांचवें क्लॉज की हम बात कर लेते हैं। देखिए मेरे भाई, पांचवा क्लॉज क्या कहता है? पांचवा क्लॉज कहता है, अलग अलग पार्ट है इसके अंदर। पहली बात यह है कि भाई भारत के नागरिक द्वारा विदेश में अगर कोई अपराध किया गया हो, अभी अलग से हम इसको लिख लेते हैं, नहीं मिक्स हो जाएगा। पहले इस बात को आप नोट कर लिए हैं, एक बार बता दीजिए और एकदम समझ में आ गई है उस बात की भी पुष्टि आप कर दीजिए। ठीक, क्लियर? ओके भैया, इसमें आईपीसी भी होता है, बताते चलिए। हाँ बिल्कुल दोस्त, आईपीसी भी हम बताते चलेंगे।
डोंट वरी। ठीक, यानी बीएनएस के साथ साथ हम लोग आईपीसी को भी सीखते चलेंगे कि भैया आईपीसी के अंदर कहाँ पे कौन सी बात कही गई है, उसके लिए निश्चिंत आप रहें। ठीक, बताना हमारी जिम्मेदारी है, बट आपको चीजों को अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक, देखिए पढ़ाने में मुझे मजा तभी आएगा जब आप चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। ठीक, आप बेस्ट देंगे तो फिर मेरे साइड से भी बेहतरीन रहेगा। सर रोजाना क्लास क्या है? हाँ भैया रोजाना होगी। रोजाना क्या, डेली होती है। क्लियर। किसी दिन भाई लेट हो जाता है थोड़ा बहुत, क्योंकि क्लासेस मेरी आगे पीछे रहती हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आखिर मैं चाहता नहीं, वही है ना, मैं देर करता नहीं मेरे भाई, देर हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए अब आगे समझ लेते हैं। धारा एक के ही खंड 5 को, और मेरे भाई आप कहेंगे खंड 6 को। खंड 6 को दोनों क्या कहते हैं? ठीक, अब ये देखिए उपधारा 5 क्या कहती है। उपधारा 5 में कई सारी बातें हैं। जैसे पहली बात क्या बताई जाती है? उपधारा 5 के अंदर पहली बात बताई जाती है कि भारत के नागरिक के द्वारा विदेश में किया गया अपराध, मतलब भारत का नागरिक कोई यदि विदेश में अपराध करता है तो उस पर भी बीएनएस लागू होगी। ठीक, तो लिख लीजिए, भारत का नागरिक है, भारत का मेरे भाई नागरिक है, और ये क्या काम करता है? ये विदेश में अपराध करता है, विदेश में मेरे भाई अपराध करता है, अपराध करता है, तो भी आप कह सकते हैं बीएनएस की धारा लागू होगी, तो भी आपका बीएनएस लागू होगा। ठीक, तो भी बीएनएस मेरे भाई लागू होगा, लागू होगा। इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि भाई कोई भारतीय है, कोई भारत का नागरिक है, वो क्या करता है मेरे भाई, आप कहेंगे विदेश में अपराध करता है, तब भी बीएनएस जो है लागू होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि भारत में पंजीकृत कोई पोत या विमान पर किया गया अपराध, मतलब कोई ऐसा अपराध जो भारत में पंजीकृत कोई जहाज है, विमान है, मतलब एयरक्राफ्ट है, उस पर किया जाता है, तो बीएनएस वहां भी लागू होगी, चाहे वो जहाज या विमान कहीं पर ही क्यों ना हो। ठीक, तो लिख लीजिए क्या बात भैया, कि भारत में रजिस्टर कोई क्या सर, आपको एक कहेंगे कोई जहाज, जहाज को आप सिर्फ बोलते हैं, और या फिर आप कह सकते हैं विमान, विमान मतलब एयरक्राफ्ट। ठीक, क्या भाई भारत में रजिस्टर, रजिस्टर किया गया कोई जहाज हो गया या कोई विमान हो गया, ये भारत में अगर रजिस्टर है और इन पर अगर कोई अपराध होता है, इन पर अपराध होता है, और ये किसी भी देश में हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो। ठीक, ये किसी भी देश में क्यों ना हो, अगर इन पर अपराध होता है तो यहां क्या होगा मेरे भाई, बीएनएस लागू होगा, यहां पर भी बीएनएस लागू होगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि भाई अगर इंडिया के अंदर कोई रजिस्टर्ड जहाज है, विमान है, विमान मतलब एयरक्राफ्ट है,
तो अगर उस पर कोई भी अपराध होता है तो वहां भी बीएनएस लागू होगी, चाहे वो जहाज विमान किसी भी देश में क्यों ना हो। इट मीन्स एनी ऑफेंसेस कमिट ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया इज कवर्ड अंडर द बीएनएस। क्लियर? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि भाई, और दूसरी बात कि ये कहीं पर भी क्यों ना हो, किसी भी देश में क्यों ना हो, ठीक, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स लोकेशन, इसकी जो कह सकते हैं लोकेशन है वो कहीं पर क्यों ना हो, इसे कोई मतलब नहीं है। अगर वो भारत में रजिस्टर्ड है, उस पर कोई अपराध होता है तो मेरे भाई बीएनएस उस पर प्रभावी होगा, बीएनएस उस पर लगेगा ही लगेगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तीसरी क्या बात बताई जाती है मेरे भाई? तीसरी बात इसके अंदर ये बताई गई कि क्या सर, कि भारत के कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर किए गए अपराध के बारे में। मतलब कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठकर भारत की किसी कंप्यूटर संसाधन यानी जो भी कंप्यूटर रिसोर्सेस हैं उनको निशाना बना के अपराध करता है तो वहां पर भी बीएनएस लागू होगी। तो लिख लीजिए क्या मेरे भाई, कि यदि कोई व्यक्ति विदेश में बैठकर कोई विदेशी व्यक्ति क्या काम करता है, तो आप कहेंगे कंप्यूटर रिसोर्सेस, यानी जो कंप्यूटर संसाधन है, जो मेरे भाई कंप्यूटर रिसोर्सेस हैं या कंप्यूटर संसाधन है, उनको निशाना बना के, तो क्या करके आप कहेंगे निशाना बनाकर, निशाना बना के क्या करता है, आप कहेंगे अपराध करता है। निशाना बना के अपराध करता है, अपराध करता है तो क्या होगा सर? तो ऐसे मामले में याद रखिएगा कि इस अपराध पर भी बीएनएस प्रभावी होगा। मतलब यहां पर भी मेरे भाई बीएनएस जो है वो लागू होगा, बीएनएस प्रभावी होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि भाई ऐसा अगर कोई मामला है तो ऐसे में भी उस पर भी आप कह सकते हैं बीएनएस प्रभावी होगा, बीएनएस लगेगा ही लगेगा। ठीक, क्लियर है? मतलब कि भैया कोई विदेश में है व्यक्ति, वो अगर कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, ठीक, तो वो भी क्या है, अपराध है। सपोज कोई ए नागरिक है, वो विदेश में जाकर हत्या करता है, बाद में भारत लौट आता है, ठीक, तो ऐसी स्थिति में उस पर बीएनएस के अकॉर्डिंग ही मुकदमा चलेगा। या कोई विदेश में व्यक्ति है, वो भारत में क्या करता है, क्राइम कमिट करता है किसी भी तरीके से, तो भाई ऐसे मामले में भी उस पर बीएनएस ही प्रभावी होगी। इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक, कैसे में क्या होगा मेरे भाई, उस व्यक्ति पर आप कहेंगे सर बीएनएस प्रभावी होगी। जो व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं, ये बात आपको मेरे भाई याद रखिएगा। कुल मिला के भारत के अंदर ही विचारण किया जाएगा, भले ही कह सकते हैं कि आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, बट विचारण कहाँ होगा, आप कहेंगे भारत के अंदर, भारत की सीमा के अंदर। ठीक, समझ आ गई मेरी बात? अब इसके बाद ये चीज आपकी क्लियर हो गई, कोई विदेशी व्यक्ति को लेकर अगर वो कंप्यूटर संसाधन का प्रयोग कर रहा है तो सर। ठीक, अब इसके बाद यहीं तक है। इसके बाद आपका उपधारा 6, उपधारा 6 क्या बताती है मेरे भाई? उपधारा 6 जो है ये सिंपल सी बात कहती है कि संहिता में कोई भी बात भारत सरकार के सेवा के अधिकारियों, सैनिकों, नौसैनिकों, वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह या अभित्यजन के लिए दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष उपबंधों या स्थानीय विधियों उपबंधों को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब कुल मिला के भैया ये संहिता जो है भारत के जो भारत सरकार के जो सेवा क्षेत्र हैं, जो भी बनाए गए हैं, जैसे अधिकारी उनके हो गए, और भी सारी चीजें जो हैं उन पर कह सकते हैं पूर्णतः प्रभावी नहीं होगी। अब आप समझें कैसे सर? जैसे मान लीजिए कि कोई कहीं दंगा हो रहा है, पता चले जो पुलिस अधिकारी है वो पहुंचे और उन्होंने क्या करा, उन्होंने भाई फायरिंग करी, कोई व्यक्ति मर गया। अब कोई व्यक्ति मर गया तो वैसे मामले में नहीं कि उस पर बीएनएस लग जाएगी तुरंत,
पहले स्थिति को समझा जाएगा, फिर आगे का मामला चलेगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं कि इस संहिता की कोई भी बात क्या बताई गई है, इस संहिता की क्या दोस्त, अब कोई भी बात में भाई जो कह सकते हैं भारत सरकार की सेवा में कार्यरत अधिकारी हैं उनके लिए कार्यरत अधिकारी, ठीक। दूसरे कौन सर? अधिकारी। दूसरा आप बता सकते हैं सर, जैसे सैनिक हो गए, नौ सैनिक हो गए, सैनिक हो गए, नौ सैनिक हो गए, ठीक। सैनिक, नौसैनिक, या फिर वायुसेना, वायुसेना की आप बात करोगे तो कुल मिला के इन पर उन विशेष अधिनियमों का प्रावधान प्रभावित नहीं करेगी। मतलब कि इनके जो विशेष अधिनियम के प्रावधान हैं, इनको कह सकते हैं प्रभावित नहीं करेगी। ठीक, कौन नहीं करेगी? बीएनएस। यानी बीएनएस भैया उन नियमों का को प्रभावित नहीं करेगी। कुल मिला के ये जो संहिता है, जो स्पेशल लॉ है, जो लोकल लॉ है, उनको प्रभावित नहीं करती। यहाँ पे इसका तर्क यही है कि बीएनएस भैया कह सकते हैं कि जो मैंने आपको बताया स्पेशल लॉ, स्पेशल लॉ इनको, और दूसरा लोकल लॉ, लोकल लॉ इनको भैया प्रभावित नहीं करती है, याद रखिएगा। ठीक, ये बात याद रखेंगे कि मेरे भाई बीएनएस किसको प्रभावित नहीं करती, तो जो लोकल लॉज हैं, ठीक, जो स्पेशल लॉज हैं, इनको बीएनएस हमारी प्रभावित नहीं करती। यही बात आपका इस क्लॉज के अंदर बताया गया है कि भाई बीएनएस किसको प्रभावित नहीं करती, तो आप कहेंगे बीएनएस जो है वो लोकल लॉ और स्पेशल लॉ को प्रभावित नहीं करती। ये कहां पे बात कही गई है? धारा 1 की कह सकते हैं सब सेक्शन 6 के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं उपधारा 6 के अंदर। ठीक, क्लियर। चलिए इसको नोट कर लीजिए, कुछ साथियों के सवाल हैं उनको मैं अटेंड कर लूं। ओके, ऐप पर क्लास नहीं चल रही है, क्या चाहते हो भैया? ऐप पर भी तो क्लासेस चल रही है ना आपकी। क्या है समस्या मेरे भाई? रोजाना क्लास यूट्यूब पर ही होगी क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए, अभी पूरा रिपीट करेंगे फिर से। इसमें कौन सा आधा अधूरा है भाई? पूरा सेक्शन आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें कौन सा आधा अधूरा आपको लग रहा है? भाई एक सेमेस्टर की वैलिडिटी 7 मंथ की होती है कोर्सेज की। ठीक, ऐप से आप जुड़ सकते हैं। ओके सर जी, टेस्ट रिकॉर्ड है इसमें क्लास तो। भैया सब तो क्लासेस हैं, कहाँ पे है समस्या, हम समझ ही नहीं पाते हैं आप लोगों की। हाँ बिल्कुल सही है, मैंने रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया है। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर आगरा में, चलिए अच्छी बात है।
लोकल लॉ क्या है? लोकल लॉ का मतलब है स्थानीय विधि। जैसे भाई अगर देखा जाए तो किसी एक इलाके की जो इलाके का कानून है, सेपरेट इलाके का कोई लॉ है, उसी को बोला जाता है लोकल लॉ। ठीक, जिसको स्थानीय विधि के नाम से जानते हैं आप। कुल मिला के भाई जो बीएनएस है वो किसी लोकल लॉ या फिर कोई स्पेशल लॉ है। मान लीजिए सेना के लिए लॉ है, कोई कानून है, या कह सकते हैं कि भाई जो कार्यरत लोग हैं, सरकार के सर्विस में कार्यरत लोग हैं, उनके लिए कोई कानून है, तो मेरे भाई ऐसे कानून कह सकते हैं बीएनएस प्रभावित नहीं कर सकती है इन कानूनों को। मतलब इन पर बीएनएस का कोई भी असर नहीं पड़ता है। सर ए पॉइंट क्या है, प्लीज डिस्क्राइब। मेरे भाई ए पॉइंट जो लिखा है वो लिखा है कि भारत, देखिए मान लीजिए ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक है, ये विदेश में मेरे भाई अपराध कमिट करता है, तो भी उस पर बीएनएस लागू होगी। यही बात कहा जा रहा है कि भैया भारत का नागरिक है, वो विदेश में कोई अपराध करता है, तो भी उस पर बीएनएस प्रभावी होगी, तो भी उस पर बीएनएस जो है आप कह सकते हैं लागू होगी। समझ आई मेरी बात? क्लियर? बताइए जल्दी से। मामला एकदम क्लियर है? तो ये आपका बीएनएस का पहला सेक्शन रहा। ठीक, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल होगा तो उसका मैं जवाब देने के लिए हूं। क्लियर? चलिए, अभी मामला एकदम क्लियर है, बताएं। नोट हो गया? देखिए भैया, एक बात मैं बहुत स्पष्ट आपको बताऊं, ये बीएनएस जो मैं पढ़ा रहा हूं, या मैं कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा हूं, या मैं आपको कंपनी लॉ पढ़ा रहा हूं, ये एक्ट है मेरे भाई, एक्ट जिसको बोलते हैं। एक्ट में कुछ भी चीजें चेंज नहीं होती। ठीक, सेमेस्टर के अंदर धारा एक पूछेगा तो आपका यही रहेगा, जुडिशरी के अंदर धारा एक पूछेगा तो आपका यही रहेगा, एपीओ के अंदर धारा एक पूछेगा तो आपका यही रहेगा। ठीक, कोई मैथ, साइंस और ज्योग्राफी, पॉलिटी नहीं है मेरे भाई, ये एक्ट है आपका, अधिनियम है जिसको बोलते हैं। तो जो एक्ट होता है वो कहीं भी नहीं चेंज होता। जुडिशरी के अंदर भी आप यही पढ़ोगे, एपीओ के अंदर भी आप यही पढ़ोगे, सेमेस्टर के अंदर भी आप यही पढ़ोगे। हो सकता है सेमेस्टर में छोड़ छोड़ कर आप पढ़ो, या सिलेबस के अंदर आपको कुछ चीजें नहीं दी गई हो, कुछ ही कुछ चीजें दी गई हो, लेकिन आपको पूरा एक्ट पढ़ना है जो जरूरी है आपके लिए। समझ आई? केवल आप सेमेस्टर पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे मेरे भाई, इस बात को समझ के पढ़िए। आप एग्जाम भी मत दीजिए, मैं आपको डिग्री दिला दूंगा एलएलबी की। ठीक, मुझसे संपर्क कर लीजिए, आप एग्जाम भी मत दीजिए, डिग्री दिला दूंगा। लेकिन उस डिग्री का आप करेंगे क्या जीवन में? कोई काम है? कोई भी यूज नहीं भैया। आपके अंदर नॉलेज नहीं, आप चीजों को जानते नहीं, तो आप उस डिग्री का क्या करेंगे? अचार डालेंगे रख के? हद बात है। चीजों को आप पढ़िए, सारी चीजें कंप्लीट पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ठीक, और केवल सेमेस्टर पास करना उद्देश्य नहीं है आपका, इस चीज को समझिए सब। ठीक, सेमेस्टर पास करना और केवल 3 घंटे 3.5 घंटे की हमारी क्लासेज होती हैं जो मैराथन वाली, केवल वही ले लीजिए, आप पास हो जाएंगे सेमेस्टर। आप परेशान ही मत होइए, कुछ न किताब पढ़िए, न गाइड पढ़िए, न कुछ पढ़िए। आप केवल वही 3 घंटे की क्लास लेकर पेपर देने चले जाइए। आपको पूरा एकदम कह रहा हूं गारंटी से कि 60% के ऊपर ही नंबर रहेगा। कितना पढ़ने में खराब हो, कुछ भी ना आता हो, तब वो 60% के ऊपर नंबर रहेगा, अगर आप अच्छे से पढ़ के चले गए 3 घंटा। इसलिए हमेशा सेमेस्टर मत सोचा करो कि बस सेमेस्टर पढ़ लें। भाई जो पढ़ो एक बार सटीक पढ़ो। इसलिए मैं पूरा जब भी पढ़ाता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, डिटेल में पढ़ाता हूँ। हर सब्जेक्ट में एक बात मैं बोलता हूँ, जब भी स्टार्ट करता हूँ बोलता हूँ भाई नोट्स बना के रखो, और यही नोट्स आपको रिवीजन करना है। एपीओ में एपीओ के लिए भी रिवीजन करना, जुडिशरी के लिए भी रिवीजन करना है। जब भी कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको बार बार नोट्स न बनाने की जरूरत है, ना बार बार लेक्चर लेने की जरूरत है। एक बार लेक्चर ले लो, एक बार आप नोट्स बना लो, बस रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। आप पूरा पढ़ लो, कोई भी
कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो आप, जुडिशरी के प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा लेना, जुडिशरी के मेंस का क्वेश्चन उठा लेना, एपीओ के मेंस एपीओ के प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा लेना, 100% आपको आ रहा होगा, 100%। क्योंकि भैया पूछेगा क्या जब आप पूरे एक्ट को ही पढ़ लिए हैं। कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, कोई भी एक्ट हो, आप जब उसको पूरा ही पढ़ लेंगे तो कहां से पूछेगा भाई, आउट ऑफ सिलेबस थोड़े ना पूछ लेगा आपसे। इसलिए हर सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड रखो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हो, कंपनी लॉ पढ़ रहे हो, बीएनएस पढ़ रहे हो, बीएसए पढ़ रहे हो, कोई भी एक्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जो एक्ट है ठीक, उसका सिलेबस नहीं चेंज होता है मेरे भाई। ठीक, उसका सिलेबस कहीं नहीं चेंज होता है, ना जुडिशरी के अंदर, ना एपीओ के अंदर, ना पीसीजे के अंदर, ना सेमेस्टर के अंदर। इस चीज को अपने दिमाग में बैठा के पढ़ो। ठीक, हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं भाई कुछ मत पढ़ो आप सेमेस्टर, आप केवल चाहते हो आपको डिग्री मिल जाए तो 3 घंटे की मैराथन क्लास देख के चले जाओ, डिग्री मिल जाएगी आपको, केवल डिग्री। और डिग्री से जीवन में कुछ नहीं होगा, 1 रुपया भी नहीं अर्न कर पाओगे डिग्री से, ये चीज मैं बता दूं आपको। जब तक नॉलेज नहीं रहेगी, जब तक स्किल नहीं रहेगी, तब तक आपका एलएलबी करना व्यर्थ है। एकदम तय सी बात है, एलएलबी कर रहे हो, अब ये एलएलबी कर रहे हो, व्यर्थ है। और अगर आपके दिमाग में ये है तो मत करो भैया डिग्री। ऐसी डिग्रियां मार्केट में बिकती हैं, बहुत सारी डिग्री हैं, क्या करोगे डिग्री रख के बताओ? चिपका के देखोगे कि हमने एलएलबी किया है, हमने बीएससी करा, हमने बहुत सारा, आप लोग भी बहुत सारी डिग्री लिए होंगे मुझे पता है, बहुत सारे ऐसे हमारे मित्र होंगे जो इसमें हैं, उनको पता होगा ठीक, कि भैया हमारे पास तो सारी डिग्री है, हमने बीए करा, डबल एमए करा, और एमए करने के बाद पता चले कि मौका मिला एलएलबी कर रहे हैं, इसके बाद फिर कुछ ना कुछ करेंगे, तो कोई मतलब नहीं इस बात का मेरे भाई। एक साइड डिसाइड करो, उस वे में तैयारी करो, सिलेक्शन लो, आगे बढ़ो। सिलेक्शन नहीं होता है, नॉलेज है आपके पास अच्छा खासा, तो उस नॉलेज और स्किल का उपयोग करके आगे बढ़ जाओ, चाहे लिटिगेशन फील्ड में चले जाओ, चाहे टीचिंग फील्ड में चले जाओ, चाहे जिस भी फील्ड में चले जाओ, लेकिन एटलीस्ट आप भाई एक, आप कह सकते हैं कि आपके पास एक अच्छा खासा नॉलेज रहेगा, तो आपकी हर जगह कह सकते हैं भाई मांग रहेगी, हर जगह डिमांड रहेगी। आपको कुछ नहीं आता है, आपको पहले भगा देंगे। आप कहीं सीनियर के अंदर भी काम करने जाइए ना, 5 लोग इंटरव्यू देने आते हैं तो 3 लोग जो है बिना स्किल वाले हैं, 2 लोग स्किल वाले हैं, तो सीनियर हमेशा अप्रोच यही करता है कि भैया स्किल वाला जो है बच्चा हमको चाहिए जो हमें काम दे। ठीक, ऐसा नहीं कि हम उसको चलें सिखाएं कि बताओ भैया ड्राफ्ट में पहली हेडिंग क्या होगी, कोर्ट का नाम कैसे लिखोगे, कैपिटल लेटर में टाइटल को लिखते हैं, स्मॉल लेटर में लिखते हैं, ये सब कोई सिखाता नहीं है। समझ आई? तो भैया अच्छे से पढ़ लो मेरे भाई, ये बात मैं कहूंगा। जो भी विषय पढ़ो उसकी अच्छी नोट्स बनाओ, उसको रखे रहो। अब ऐसा नहीं पढ़ के फाड़ के फेंक दो। ठीक, कुछ भी पढ़ो मेरे भाई, उसको संजो कर रखो। अगर आपका सपना है जज बनना, एक अच्छा वकील बनना, तो सारा डेटा आप मेंटेन करके रखो सेमेस्टर से ही। यहीं से आपका पिलर क्रिएट होगा और यहीं से आप अपने आगे का जो आपका सपना है यहीं से साकार होगा। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि सेमेस्टर के दौरान सोचते हैं यार ये एक्ट है, चलो इसको जल्दी जल्दी पढ़ के पेपर दे लेते हैं, फिर इसको फाड़ के फेंक देंगे, फिर आगे पढ़ेंगे, फिर जुडिशरी में जाके फिर उसी की क्लास बार बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उससे जो है कुछ बहुत नया नहीं मिल जाएगा। ठीक, आप यहां पढ़ रहे हो जो चीज, यही आप फीस देकर, जब 2 लाख 3 लाख की फीस देकर ऑफलाइन पढ़ते हो तो भी आप यही पढ़ते हो। आपको वो घोर कर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पिला देंगे वहां पे। अगर मैंने बताया कि भैया सब सेक्शन ये बात कह रहा है, तब वहां पे कोई सब सेक्शन नहीं बदल देगा। ठीक, कोई एक्ट नहीं बदल देगा, नहीं कोई सेक्शन बदल देगा। ठीक, जो चीजें हैं वो रहेंगी रहेंगी, तय सी बात है। बस आपको जरूरत है मेहनत करने की, चीजों को समझने की। चलिए, तो ये रहा आपका पूरा प्रिलिमिनरी, आपका कह सकते हैं सेक्शन 1। आई होप ये सेक्शन 1 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम डिफिनेशन क्लॉज को स्टार्ट करेंगे। कल से अगली क्लास में हम लोग डिफिनेशन क्लॉज को समझेंगे। डिफिनेशन क्लॉज के अंदर जितनी डिफिनेशंस हैं आपकी बीएनएस की, सब मैं बताऊंगा। सबको अच्छे से नोट करना है, चीजों को समझना है। आप केवल ये सोचकर कभी मत पढ़ाई करिए कि भैया आज पढ़ ले सेमेस्टर पास हो जाए उसके बाद सब खत्म। ऐसा नहीं है, आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें। ठीक।
हाँ जी, ये तो सर एग्ज़ाम तो हम दे ही देंगे, बस पढ़ाएँ अच्छे से होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। देखो यार, एग्ज़ाम देने के लिए बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, आप केवल 3 घंटे की मैराथन दे के चले जाओ, 60% ऊपर नंबर आ जाएगा, डिग्री आपको मिल जाएगी। अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो सीरियसली पढ़ो, नोट्स बनाओ, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक? हर एक एक्ट की अच्छे से नोट्स बनाओ। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में भाई, क्योंकि आगे में मेरी क्लासेस हैं और आप लोग सीरियस हो जाइए अपने लक्ष्य को लेकर, अपनी पढ़ाई को लेकर, बड़ा बेहतर रहेगा। और बाकी सेमेस्टर क्लासेस आपकी चल रही हैं, आप सब लोग सेमेस्टर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं आपके अपने बैच के अंदर। ठीक, हो सकता है कुछ सब्जेक्ट आपके ना चल रहे हों, बट वो भी सब्जेक्ट आपके चलेंगे। क्लियर? हाँ जी, कंपनी लॉ की क्लास जस्ट अभी 4-5 मिनट बाद स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है? तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन। मिलते हैं आपसे फिर अगले सेशन में। और बाकी और भी सारी सब कोर्सेस हैं, पीसीएसजे, एपीओ, एआईबी, एलएलएम। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन ज्वाइन इट। और बाकी ड्राफ्टिंग वगैरह भी अवेलेबल है, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइन दिस सेशन।